याला पार शुरू होता है चैंगरेन से, जो कि बहुत पिया होता है और जाओयन उसको पकड़ के लेके आ रही होती है। तभी पिए के नशे में वो बोलने लग जाता है जाओयन से कि मैंने कितना ट्राई किया है तुझे अपना बनाने का, मैंने तुझे सारा का सारा प्यार दिखा दिया, सारा की सारी केयर दिखा दी है, पर तू फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं तेरा दिल जीत लूँगा, जब मैं तेरे दिल पे अपनी जगह बना पाऊँगा। मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ तेरे साथ जीना चाहता हूँ। तू बता, क्या तू ये चीज़ ट्राई करना चाहती है? हाँ। जाओयन कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। वो ये सोचती है कि पक्का पीए में ये सारी चीज़ें बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी होता है कि शायद ये सच ही कह रहा है, क्योंकि ट्राई तो चैंगरेन बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है। तभी वो दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि चैंगरेन अंदर चले जाता है, क्योंकि उसे वॉमिट आ रही होती है। जैसे ही जाओयन भी अंदर जाती है, वो देखती है कि चैंगरेन तो सो चुका है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल भी नहीं उठता। सुबह जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके सामने जाओयन होती है और वो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। और चैंगरेन बेचारे को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। वो उसे बोल रहा होता है कि किस चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्या किया कल रात मैंने, मुझे कुछ याद ही नहीं है। जाओयन तभी कह रही होती, अरे मैं कह रही हूँ ना मैं तैयार हूँ। चैंगरेन फिर उससे कहता है कि मुझे पीए में कुछ याद नहीं, और मैंने जो भी कुछ बोला होगा ना वो सब चीज़ें नॉनसेंस होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं हर बार पीए में ना बकवास करता हूँ। जाओयन को ये सुन के आ जाता है बहुत गुस्सा, क्योंकि कल रात जो भी उसने बातें की हैं वो जाओयन को काफ़ी पसंद आई थी। वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगती है और वो बेचारा जाके अपने रूम पे बंद हो जाता है और बोलता है मुझे सच में कुछ याद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वो गौर से सुनता है तो जाओयन की आवाज़ नहीं आ रही होती। वो हल्का सा दरवाज़ा खोल के बोलता है, अगर तू मुझे एक बार बता देगी ना कि कल रात को मैंने क्या कहा, मैं पक्का तुझे क्लैरिफाई करूँगा कि वो मैंने क्यों कहा है, तू मुझे बता तो दे। पर जाओयन इतना कहती है कि मैं तैयार हूँ और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देती है और चैंगरेन बेचारा रह जाता है कंफ्यूज्ड। इसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता आपने सुना कि नहीं सुना, वो डिज़ाइनिंग कंपटीशन जो था वो मैं जीत चुका हूँ दरअसल। उसका पापा बोलता है अच्छा तो तुम शो ऑफ करने आए हो कि तुम एक कंपटीशन जीत गए, वो भी टेंगजू से। गुचुएन ने भी तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। चैंगरेन बोलता है हाँ हेल्प तो की है, पर कंपनी तो मेरी ही थी ना, तो मैं बस आपको बताने आया हूँ, मैं कुछ भी जताने नहीं आया हूँ, क्योंकि आपकी नज़रों में तो मैं टेंगजू से ज़्यादा अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। उसके पापा तभी कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जब वो फैमिली को कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रही है। तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए इस कंपनी में वापस आ जाना चाहिए। चैंगरेन वहाँ पे तो कुछ नहीं कहता, वापस अपार्टमेंट में चले जाता है और देखता है कि जाओयन सोई हुई है। वो तभी बोलता है मन ही मन में कि जाओयन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं वापस अपनी फैमिली की कंपनी यानी कि रेनडियर कंपनी में वापस जा रहा हूं, क्योंकि जाओयन ने तो उससे प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी अपने रिच फादर के पास नहीं जाएगा और उसके साथ उसकी तरह नॉर्मल लाइफ जिएगा। पर उसके पापा की बातों ने उसके दिल में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किया है, इसलिए वो वापस अपनी कंपनी में जाना चाहता है। दूसरी तरफ जब जियाओनिंग अपने घर पे जा रही होती है तो वहाँ पे गली पे टेंगजू खड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पिया होता है। जियाओनिंग कहती है कि अभी आपकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपको आराम कर लेना चाहिए। टेंगजू तभी कुछ भी नहीं बोलता। वो कहने लगती है कि मैंने बचपन से ही आपको भाई माना है, आप पे ट्रस्ट किया है, आपकी केयर भी की है, पर मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा सब करोगे। दरअसल वो बात कर रही है कि कैसे टेंगजू ने सुमेनली की हेल्प से उनकी कंपनी का डिज़ाइन कॉपी किया था। टेंगजू तभी कहने लग जाता है और बिल्कुल साइको वाली टोन में कहने लग जाता है कि अगर मैं पावरफुल और बहुत पैसे वाला नहीं हूँगा तो मैं तुम्हें एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने में हेल्प कैसे करूँगा। उसके लिए मुझे गुचुएन से हर हालत में जीतना ही होगा। जब तक मैं उससे नहीं जीतूंगा तब तक मैं अमीर और पावरफुल नहीं बनूंगा। जियाओनिंग तभी उससे कहती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा पी लिया और आप मेरे को बिल्कुल भी होश में नहीं लग रहे हो, तो चलो आप अंदर चल के हमारे रूम पे रेस्ट कर लो, मैं आंटी को कुछ ना कुछ बहाना मार दूंगी। वो उसे ले जा रही होती है, पर उसे खींच के टेंगजू उसे फिर से कस के पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि अब ये चीज़ मैं अपने अंदर और नहीं रख सकता। ये चीज़ मुझे सुई की तरह बिल्कुल चुभने लगी है, अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा ना तो मैं इस दर्द से मर जाऊँगा। जियाओनिंग मैं तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। बचपन से हम लोगों ने साथ में कितनी सारी चीज़ें देखी हैं, तुम्हारी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना, मेरी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना, ना जाने कितनी सारी चीज़ें। सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का दर्द समझते हैं और कोई भी हमारा दर्द नहीं समझ पाएगा। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए।
वो उसका हाथ हटाते हुए बोलती है कि कोई है जिससे मैं बहुत पसंद करती हूँ। टेंगजू बोलता है आखिर गू चुएन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, आखिर वो मेरे से बेटर कैसे है। जियाओनिंग तभी कहने लग जाती कि मैंने बचपन से ही आपको भाई बोला और मैंने सच में आपको भाई ही माना है, ये आप अचानक से क्या कह रहे हो। टेंगजू कहता है पर मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना, मैं पहले तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करता था, केयर करता था, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज होती जा रही हैं और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं रहना चाहता। जियाओनिंग उसको नीचे छोड़ के ऊपर भाग रही होती है कि टेंगजू उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जियाओनिंग उसे धक्का मारते और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जियाओनिंग काफ़ी घबरा जाती है, वो उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है कि ब्रदर जू प्लीज़ उठ जाइए, पर वो होश में बिल्कुल भी नहीं आता। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ पे टेंगजू को होश आ जाता है। जियाओनिंग उसके पास आकर कहती है कि मैंने आपको एक भाई की तरह ही देखा और मेरा प्यार आपके लिए केवल एक भाई की तरह ही है, आपने उसे बहुत गलत तरह से ले लिया है। टेंगजू कहने लगता है कि मैंने वो सारी चीज़ें नशे में बोल दी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हर्टफुल तो मैं नशे में कह दी है, प्लीज़ उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जियाओनिंग कहती है कि पर आज आपने वो भाई बहन के प्यार को बहुत हर्ट कर दिया है, अच्छा होगा कि आज के बाद हम एक दूसरे से ना मिलें। और वो सीधे जाती है गू चुएन के पास और उसे हक कर लेती है, बोलती है क्या हम थोड़ी देर ऐसे ही हक कर सकते हैं प्लीज़। गू चुएन भी कहता है अच्छा ठीक है। इतने में उसे कॉल आता है चैंगरेन का और चैंगरेन बोलने लग जाता है यार प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे कुछ आइडिया बता, मैं ज़ाओयन से कैसे बात करूं, मुझे बताया ही नहीं जा रहा है, मेरा दिल टूटने वाला है, मुझे ना हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, कुछ तो बता मुझे। वो बोलता है कि अरे हिम्मत करके बता दे, पर चैंगरेन काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। इतने में जियाओनिंग फ़ोन पे बोलती है कि वो बिजी है और फ़ोन काट देती है और उसे हक करने लग जाती है। और यहाँ पे चैंगरेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल बहरूपिया का वेश लेके पहुँच जाता है अपने ऑफिस में और कैबिन में पहुंचने के बाद अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि सारी की सारी बिल्डिंग वालों को बैन कर दो इस अपार्टमेंट में आने से, कोई भी इस डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए और मेरे रूम के पास तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सेम कंपनी है जिस कंपनी में ज़ाओयन काम करती है और ये सेम बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में ज़ाओयन का भी ऑफिस है। वो काफ़ी डरा हुआ है ज़ाओयन को बताने के लिए। इतने में ज़ाओयन का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि आज मैं थोड़ा ओवर टाइम कर रही हूँ तो तुम ना मेरे लिए खाना वाना मत बनाना। चैंगरेन बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, पर तुम ना ज़्यादा ओवर टाइम मत करना, ओके। ज़ाओयन कहती है तुम बिजी तो नहीं हो ना। वो कहती है नहीं 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 मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। पर अब उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है कि अब वो क्या करेगा। वो घर जाता है और ज़ाओयन से डेट पे चलने को बोलता है। जब वो रेडियो के बाहर आ जाती है वो कहता है कि तुमने अपना आईडी कार्ड रखा। चैंगरेन का आईडी कार्ड के बारे में पूछने से ज़ाओयन कहती है कि आईडी कार्ड क्यों चाहिए। चैंगरेन बोलता है बस एक सेफ साइड के लिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आईडी कार्ड से सब कुछ ठीक हो जाता है ना। वो चेक करने लग जाते हैं पर उसके बैग में आईडी कार्ड बिल्कुल नहीं होता। वो कहता है कि तुम ना कुछ और सर्टिफिकेट ले आओ जिससे तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और फिर हम चलते हैं। और सीधे उसको लेकर जाता है मैरिज रजिस्टर ऑफिस में और वो कहती है तुम यहाँ लेकर आए हो मुझे डेट पे, हाँ। तभी वो बोलने लगता है चलो शादी कर लेते हैं, मुझे अभी शादी करनी है। ज़ाओयन कहती है अरे मैंने तुम्हें डेट करने को कहा था, शादी करने को थोड़ी प्रॉमिस किया था। वो फिर बोलना शुरू करता है कि मैंने तुम्हारे लिए खुद को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, इतना ज़्यादा कि मैं बता भी नहीं सकता। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि पहली बार जब मैंने देखा तुम्हें देखते ही मुझे खुद को इम्प्रूव करने का मन किया। मैं बिल्कुल वैसा बनना चाहता हूँ जैसा तुम मुझे चाहती हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं पूरी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और इतना सीरियस मैंने किसी भी अपने रिलेशनशिप को नहीं लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लेकर आता, कभी भी नहीं। तुम्हारे लिए मैंने अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया, अपनी फैमिली बिजनेस तक को छोड़ दिया। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही अपने लिए ही ख्याल करते आया हूँ, पर पहली बार मैंने किसी और का ख्याल रखा है और वो हो तुम। ज़ाओयन पता नहीं पर उसकी बातों से ज़रूर समझ जाती है कि वो वापस से रेनडियर ग्रुप यानी अपनी कंपनी में वापस जा चुका है। वो उससे यही बोलती है। चैंगरेन कहता है हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला। ज़ाओयन कहती है मुझे पहले से ही तुम पे शक हो रहा था कि तुम वापस वहाँ चले जाओगे। और वो जाने लगती है। तभी वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि वो मेरी फैमिली है, क्या मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाऊंगा। क्या तुम नहीं चाहती एक आदमी को जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वहाँ पे मैं कुछ भी लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पापा के पैसों का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं वहाँ देने जा रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे मैं अभी तक का भागते हुए आया हूँ।
जाओयन इस चीज से थोड़ा बहुत कन्विंस्ड जरूर लग रही होती है। तभी वो टोपी उतार के कहता है, देखो मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और वो पूरा गंजा हो चुका होता है। जाओयन कहती है, ये क्या कर लिया है। तभी वो बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अपनी माफ़ी सीरियसली मांग रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए सच में सीरियस हूँ। तो मेरे दिमाग में ना ये बेवकूफ़ों वाला आइडिया है और इसलिए मैंने बाल मुंडवा लिए। जाओयन ये देख के काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है और कहती है, अच्छा अभी तो तुमने बाल मुंडवा लिए, पर अगर जब हम अंदर जाएंगे और फोटो खिंचाएंगे तो तुम्हारी गंजी फोटो आएगी शादी में। और बस इतना सुनते ही चैंगरेन हो जाता है इतना खुश कि उसे गोद में उठाकर अंदर लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ जियाओनिंग और गू चुएन उस प्रोजेक्ट के पास पहुंचते हैं जिसकी औरत उस पेंटिंग को नहीं मिटाना चाहती थी क्योंकि वो उसके बच्चे की निशानी थी। वो उसे एक डिजिटल ग्लास देता है और बोलता है कि इससे अब देखो। जैसे ही वो ग्लासेस पहनती है सारी चीज़ें डिजिटल होती है, उस बच्चे की ड्राइंग और यहाँ तक कि वो बच्चा भी होता है एक कार्टून के फॉर्म पे। वो बात कर रहा होता है बिल्कुल उसी बच्चे की आवाज़ में जो कि बहुत पहले मर चुका है। ये देखकर जियाओनिंग बहुत खुश होती है और बोलती है, गू चुएन आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रियल है और वो बच्चा मेरे सामने है। तभी गू चुएन उसे ऊपर देखने को कहता है और ऊपर उसने और डिजिटल क्रिएशन की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। बाहर से जब वो इस चीज़ को देखते हैं वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा होता है, बिल्कुल एक आर्ट पीस की तरह। जियाओनिंग कहती है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ। और तभी गू चुएन को देखकर बोलती है कि बॉस पर कुछ भी हो जाए आप मेहनत ज़रूर करो, पर इतना मत करना कि वो आपकी हेल्थ में अफेक्ट करने लग जाए। तभी वो उसको किस करने आगे जाती है पर उसके लिप्स पे नहीं गाल पे किस करके बोलती है, अरे यहाँ पे किस करके आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो तो मैं ना आपसे यहीं पे किस किया करूँगी। दूसरे दिन गू चुएन और जियाओनिंग चैंगरेन तीनों पहुंचते हैं डायरेक्टर जू के ऑफिस और वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो उन्होंने डिज़ाइन जीता है उसके बेसिस पे डायरेक्टर जू के लिए एक नई बिल्डिंग बनाने का। तो गू चुएन को आखिर में डायरेक्टर जू का ये प्रोजेक्ट मिल ही गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद चारों के चारों साथ में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और फिर वो गू चुएन की काफ़ी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हारे बहुत सारे डिज़ाइंस देखे हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने अपनी ये बिल्डिंग का डिज़ाइन तुम्हारे हाथ में दिया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। गू चुएन तभी बोलने लगता है कि ये पूरी की पूरी मेरी मेहनत नहीं है, जियाओनिंग ने भी इसमें काफ़ी हेल्प की है। जैसे वो पीछे पलटता है चैंगरेन बोलने लगता है कि आप जियाओनिंग के पापा को जानते हैं, जियांग ग्वांगडा। डायरेक्टर जू कहते हैं, अच्छा तो तुम ग्वांगडा की बेटी हो, अरे तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। और झट से टॉपिक चेंज करके बोलते हैं कि चलो हम लोग सारा लोग चल के सेलिब्रेटरी डिनर करते हैं। सब जा रहे होते हैं पर वो अजीब तरह से जियाओनिंग को घूर रहे होते हैं। यहाँ पे चैंगरेन दूसरे दिन पहुंचता है गू चुएन के घर और अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फुल शो ऑफ कर रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है जाओयन के साथ शादी करने के बाद। चारों बैठते हैं और पहला टोस्ट करते हैं चैंगरेन और जाओयन की खुशियों और शादी के नाम। तभी गू चुएन जाओयन को थैंक यू बोलने लगता है कि आज तक का उसने जियाओनिंग का कितना ज़्यादा ख्याल रखा है और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। चैंगरेन जियाओनिंग को थैंक यू कहता है कि अगर वो नहीं होती तो वो और जाओयन कभी मिल ही नहीं पाते, उसकी वजह से आज जाओयन और वो साथ में हैं। पर इतने में ही जाओयन धमकी देने लग जाती है चैंगरेन को कि अगर गू चुएन ने कभी भी जियाओनिंग को रुलाया तो मैं तुम्हें पकड़ूंगी। चैंगरेन कहता है, पर इसमें मेरी क्या गलती होगी अगर गू चुएन रुलाएगा उसे तो। जाओयन कहने लगती है, क्योंकि तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हारे भरोसे ही मैंने इन दोनों को डेट करने दिया है तो तुम्हारी भी गलती होगी। और वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है। और वो नेक्स्ट टोस्ट करते हैं जियाओनिंग और गू चुएन की खुशियों के नाम। चारों लोग काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पे हो जाता है इस पार्ट का एंड। दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि टैंग जू रिजेक्शन के बाद अपना बदला कैसे लेगा और डायरेक्टर जू ने आखिर सच में क्या क्राइम्स किए हैं। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, तो वो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।